हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं खुशी की आस और एक बार फिर से हम लोग उपस्थित हैं आरआरबी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के साथ। यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो ये हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं, इसके तहत अभी तक हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कर लिया, ज्योग्राफी कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और उसके बाद अभी हम लोग इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में भी हम लोगों ने 2 वीडियो ऑलरेडी कर लिया है। 404 क्वेश्चन नंबर तक हम लोगों ने कर लिया है। उसके बाद का क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे। आप लोग की प्रिपरेशन कैसे चल रही है उसके संबंध में आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, और हमारे इनसे हम आप लोगों को किस तरह से और अच्छा से हेल्प कर सकें उसके संबंध में भी आप वहाँ मैसेज दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको किस किस सब्जेक्ट का और भी चाहिए क्लासेस या फिर क्वेश्चंस करवाना है। उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि उस हिसाब से आपको कराएं। हमारी टीम की कोशिश है कि अधिक से अधिक सहयोग प्रदान कर सकें आपके प्रिपरेशन में। तो उसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों का ध्येय बस इतना है कि आपकी अगर प्रिपरेशन में अगर थोड़ी बहुत भी मदद कर पा रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट होगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति वाले चैप्टर से आगे हम लोग आज करेंगे। उससे पहले तक का हम लोगों ने ऑलरेडी पहले कर लिया है। ये 15 ईयर्स प्रीवियस 15 ईयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो यूथ कंपटीशन टाइम्स के ये बुक में है, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स का 6 चैप्टर नंबर है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। कहता है अधिमांग, एक्सेस डिमांड के परिणाम स्वरूप क्या होता है। एक्सेस डिमांड के परिणाम स्वरूप होता है स्फीति, इन्फ्लेशनरी गैप हो जाता है। क्या होता है कि अधिमांग के परिणाम स्वरूप स्फीति अंतराल की स्थिति पैदा होती है। अधिमांग की स्थिति में बाजार में कुल मांग कुल पूर्ति की अपेक्षा अधिक हो जाती है, जिससे बाजार में वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है और मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मतलब क्या होगा कि जब डिमांड काफ़ी बढ़ गया, मतलब डिमांड काफ़ी बढ़ जाना मतलब उसमें होता है कि जैसे आपूर्ति हो रहा है कम और डिमांड ज़्यादा हो गया। तो डिमांड ज़्यादा है तो स्वाभाविक है कि सामान कम है, खरीदने वाले ज़्यादा हैं, तो प्राइस बढ़ जाएगी। तो वही जो स्थिति होती है वो इन्फ्लेशनरी गैप जो है, स्फीति अंतराल, वही आपका एक्सेस डिमांड का कारण होता है और महंगाई बढ़ जाती है। इसी को मुद्रास्फीति भी बोलते हैं। एक अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती है तो यह डैश के रूप में जानी जाती है। तो ये निस्पंदन स्फीति के रूप में जानी जाती है। कहता है कि एक अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर हो जाती है तो उसे निस्पंदन स्फीति कहते हैं। यह स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। यह स्टैगफ्लेशन उच्च मुद्रास्फीति और आर्थिक ठहराव का एक संयोजन है। इसे मुद्रास्फीति जनित मंदी भी बोला जाता है। जैसे क्या होगा कि स्टैगफ्लेशन बोलते हैं कि बाजार में कहता है कि वह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि जबकि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों अपने चरम स्तर पर रहेगा, तो वैसी स्थिति में निस्पंदन स्फीति बोलते हैं। इसमें आर्थिक विकास की दर घट जाती है और बेरोजगारी सहित महंगाई ऊंचे स्तर पर होती है। पहली थोक मूल्य सूचकांक संख्या भारत में डैश शुरू होने के वाले सप्ताह और 19 अगस्त 1939 को समाप्त होने वाले आधार सप्ताह के साथ शुरू हुई। तो ये आपका हो गया ये 10 जनवरी 1942। 10 जनवरी 1942 को पहली थोक मूल्य सूचकांक संख्या भारत में 10 जनवरी 1942 को शुरू होने वाले सप्ताह और 19 अगस्त 1939 को समाप्त होने वाले आधार सप्ताह के लिए शुरू हुई थी। भारत में कीमतों में वृद्धि के एवज में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते के गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है। देखिए
मतलब सरकारी कर्मचारी को जो महंगाई भत्ते दिए जाते हैं उसकी गणना जो की जाती है वो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की संख्या के आधार पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके बेसिस पर किया जाता है। मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। सीपीआई का क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है और कंज्यूमर थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। जब कीमतें प्रतिवर्ष 20% से 100% के बीच या इससे अधिक दर से बढ़ती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे बेलगाम मुद्रास्फीति बोला जाता है। जब कीमत किसी वस्तु का 20% से लेकर 100% के बीच बढ़ती है प्रतिवर्ष तो उसे बेलगाम मुद्रास्फीति बोला जाता है। तथा मुद्रास्फीति का आशय मुद्रा प्रसार से है। इस स्थिति में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है जबकि वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा उसकी तुलना में कम होती है। मतलब खरीदने वाले ज़्यादा हैं, इसका मतलब उनके पास पैसा ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन या प्रोडक्ट हमारे पास कम है, तो मुद्रास्फीति की बात होती है। तो मुद्रा का प्रसार बढ़ गया इस हिसाब से अगर बात करें तो मुद्रा के मूल्य में कमी तथा सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। यह कीमतें 20% से 100% के बीच और इससे अधिक दर से बढ़ती है तो इसे बेलगाम मुद्रास्फीति भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा? ये पेट्रोलियम हो जाएगा। वर्ष 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सूचकांक का प्रयोग मुद्रास्फीति का आकलन करने हेतु किया था? 14 में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के आकलन के लिए जो किया था वो सीपीआई था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो था। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सूचकांक शहरी तथा ग्रामीण, अर्बन तथा रूरल। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को अवसाद कहा जाता है। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को अवसाद कहा जाता है। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादकता का स्तर अवसाद के दौरान जीडीपी और जीएनपी दोनों में नकारात्मक वृद्धि दिखाता है और साथ साथ में इसमें व्यावसायिक विफलताएं और बेरोजगारी बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त वित्तीय संकट, मुद्रा के मूल्य का ह्रास और समग्र व्यापार और वाणिज्य कम हो जाते हैं। 1929 की महान मंदी आर्थिक इतिहास में इस एक अवसाद का सबसे बड़ा उदाहरण है जिससे निकलने में 10 से 20 साल लग गए थे। 1929 की महामंदी में इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई? 1929 का महामंदी जो है उत्तरी अमेरिका में भीषण महामंदी हुई थी इतिहास में 1929 से 1939 के दौरान। ठीक है, 29 अक्टूबर शुरुआत हुआ था। 29 अक्टूबर 29 को अमेरिका में शेयर बाजार में गिरावट से हुई थी तथा 1930 से 33 के बीच यह दुनिया के सभी प्रमुख देशों में फैल गई। इस मंदी में 1,30,00,000 लोग बेरोजगार हुए और 5,000 से भी अधिक बैंक बंद हो गए थे। 1929 में महामंदी जो है उत्तरी अमेरिका में हुई थी। अर्थशास्त्र में वह कौन सा स्थिति है जिसका उपयोग बाजार की कीमतों में वृद्धि को दर्शाने के लिए किया जाता है? ये मुद्रास्फीति है। भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति के मापने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचक का प्रयोग किया जाता है? हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति की बात होगी तो वो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। यह एक मूल्य सूचकांक है जो कुछ चुनी हुई वस्तुओं के सामूहिक औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। भारत और फिलीपींस आदि देश थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन को महंगाई में परिवर्तन के सूचकांक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पूंजी बाजार में स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस को अब देखते हैं हम लोग। कैपिटल मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड डैश की निगरानी में विनिमयन का कार्य करती है। भारतीय पूंजी बाजार संचालन बता। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो है डैश की निगरानी में मतलब ये विनिमयन का कार्य करती है। पूंजी बाजार एवं भारतीय पूंजी बाजार संचालन।
सेबी है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना जो है 1992 में 92 के एक्ट के द्वारा 12 अप्रैल 1992 को हुआ था। सेबी की उद्देशिका में सेबी के मूल कार्यों का उल्लेख है। प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना और भारतीय पूंजी बाजार संचालन का कार्य इत्यादि। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1992 में 12 अप्रैल को। महंगी दुर्लभ मुद्रा डियर मनी जो है उसको महंगी और दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य उस धन से है जिसे डैश के कारण प्राप्त करना कठिन हो जाता है। ब्याज की उच्च दर के कारण प्राप्त करना कठिन होता है। दुर्लभ मुद्रा उस मुद्रा को संदर्भित करता है जिसे असामान्य रूप से उच्च ब्याज दरों पर के कारण प्राप्त करना कठिन होता है। दुर्लभ मुद्रा क्या होगा? उच्च ब्याज दर के कारण से मुश्किल होता है उस पर। डियर मनी का जो है उसको बोलते हैं दुर्लभ मुद्रा या महंगी मुद्रा। उसमें ब्याज दर उच्च होने के कारण उसको पाना जो है कठिन होता है। यह मुद्रा राजनीतिक और आर्थिक रूप से अस्थिर राष्ट्रों द्वारा जारी किया जाता है तथा व्यापक रूप से वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है। इस मुद्रा की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्ति की तुलना में अधिक होती है। इसी कारण इनके ब्याज की दर उच्च होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1875 ईस्वी में। भारत सरकार ने वर्ष 56 में शेयर बाजार के रूप में मान्यता दी थी इसे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ISO 9001-2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला तथा विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है। वर्तमान में 4800 से भी अधिक कम भारतीय कंपनियां इसमें पंजीकृत है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर स्थित है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है दलाल स्ट्रीट पर स्थित है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में इसका शुरुआत हुआ था और शेयर बाजार के रूप में भारत सरकार ने 56 में इसको मान्यता दिया। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष 50 कंपनियों की सूचकांक है। शीर्ष 30 कंपनियों की। सेंसेक्स जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स है। सेंसेक्स जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स है। ठीक है। 30 सेंसेक्स में कितने कंपनियों का शेयर होता है? 30 कंपनियों का। ठीक है, तो सेंसेक्स बोलता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष 30 कंपनियों का एक सूचकांक है। FDI का अर्थ क्या है? FDI के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। FDI का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ए नंबर हो जाएगा। फेरा क्या है? फेरा का पूर्ण रूप क्या है? फेरा का फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा हो गया। स्थानीय संपत्ति की खरीदारी हेतु बाह्य स्रोतों से उपलब्ध राशि में बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? पूंजीगत अंतर प्रवाह बोलते हैं। स्थानीय संपत्ति की खरीदारी हेतु बाह्य स्रोतों से उपलब्ध राशि में बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? पूंजीगत अंतर प्रवाह कहते हैं। पूंजीगत अंतर प्रवाह कहते हैं। भारत में स्टॉक मार्केट के लिए कौन सी मुख्य नियामक प्राधिकरण है? स्टॉक मार्केट के लिए जो सेबी है, मतलब ये भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 92 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? मुंबई में स्थित है। बुल एंड बियर शब्द डैश में उपयोग किया जाता है, शेयर बाजार में उपयोग किया जाता है। यदि बाजार को लोग बुल मार्केट कहकर पुकारे तो इसका मतलब है कि शेयर का सूचकांक ऊपर चढ़ रहा है, और बाजार को अगर बियर कह के पुकारे तो इसका मतलब शेयर का सूचकांक जो है नीचे चल रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। 56 में इसको जो है
वो दिया था, भारत सरकार ने शेयर मार्केट का मान्यता के रूप में दिया था। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसे संवेदी सूचकांक को सेंसेक्स कहते हैं, जिसकी शुरुआत 86 में बीएसई के संवेदी सूचकांक 30 कंपनियों को शेयरों के साथ है। इसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग की शुरुआत जो है 1994 से शुरू हुई। एप्पल के बाद 900 बिलियन डॉलर बाजार मूल्य पंजीकरण तक पहुंचने वाली दूसरी कंपनी कौन सी है? एप्पल के बाद जो है अमेजन है। जेफ बेजोस की अमेजन की स्थापना की थी। यह एक ई कॉमर्स या इंटरनेट का व्यापार या ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट कंपनी है। इसका पुराना नाम कैडबर था। 1994 में इसका नाम दुनिया की सबसे बड़ी नदी के नाम पर अमेजन रख दिया गया। आज यह दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है। हाल ही में यह दुनिया की दूसरी सबसे अधिक बाजार पूंजी वाली कंपनी भी बन गई है। सरकार के विनिवेश कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए डैश नामक दूसरा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यूनियन वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो वो आपका भारत 2022 भारत 2022 एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक मार्केट सिक्योरिटी है जिसके माध्यम से पैसा एक स्टॉक के रूप में इकट्ठा किया जाता है। भारत 22 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 22 शेयर तथा 6 सेक्टर बुनियादी सामग्री, ऊर्जा, वित्त, एफएमसीजी, औद्योगिक इकाइयां और उपयोगिता उपक्रम शामिल हैं। भारत 22 का उद्घाटन 4 अगस्त 17 को भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया था। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है मुंबई में है। इसमें भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है। दुनिया के टॉप 10 शेयरों में से एक है। ठीक है, शेयर बाजारों में से एक है। इसकी स्थापना जो है 92 में हुई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी? फेरवानी समिति। भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी। एनएससी मुंबई में स्थित है। वे वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं है, बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाया जाता है, क्या कहलाता है? पूंजीगत वस्तुएं कहलाता है। बजट एवं लोक वित्त राजकोषीय नीतियां वित्त आयोग वह कौन सी प्राप्ति है जिसका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता है? वो आपका राजस्व प्राप्ति का दावा जो है सरकार से नहीं किया जा सकता है। सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर और शुल्क, निवेशों पर प्राप्त ब्याज और लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को राजस्व प्राप्ति या राजस्व कहा जाता है। भारत सरकार के बजट में प्राथमिक घाटा शून्य कब होता है? प्राथमिक घाटा जो है वो शून्य कब होता है? तो बोलता है कि जब राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब राजकोषीय घाटा जो है अगर ब्याज भुगतान के बराबर हो जाएगा तो प्राथमिक घाटा क्या हो जाएगा? वो शून्य हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्राथमिक घाटे के बराबर होता है? प्राथमिक घाटे के बराबर जो होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। यही अगर जैसे है ये अगर उसके बराबर हो गया तो शून्य हो जाएगा। ये दोनों अगर बराबर है तो प्राथमिक घाटा शून्य हो जाएगा। देखिए, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान। तो अगर ब्याज भुगतान और ये दोनों बराबर हो गया तो इसका वैल्यू तब 0 हो जाएगा। ठीक है। सरकारी बजट में जब राष्ट्र द्वारा किए गए खर्च आय स्रोत से अधिक होते हैं तो आय और व्यय के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? आय और व्यय के बीच अंतर को बजट घाटा कहा जाता है। सरकारी बजट में जब राष्ट्र द्वारा किए गए खर्च आय स्रोत से अधिक होते हैं तो आय और व्यय के बीच के अंतर को बजट घाटा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति नहीं है? पूंजीगत प्राप्ति इनमें से ऋण पर ब्याज प्राप्त ब्याज जो है पूंजीगत प्राप्ति नहीं है। 2022-23 के सरकारी बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? अनुमानित विकास दर जो है वो 9.2% है।
राजकोषीय नीति डैश की नीति, राजकोषीय नीति डैश की नीति है, राजकोषीय नीति सरकार की नीति है। राजकोषीय नीति जो है वो सरकार की नीति है। सकल राजकोषीय घाटा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? सकल राजकोषीय घाटा ज्ञात करने के लिए जो है वो कुल व्यय बराबर राजस्व प्राप्तियां गैर ऋण सृजक पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, सकल राजकोषीय घाटा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? कुल व्यय माइनस राजकोषीय प्राप्तियां प्लस गैर ऋण सृजक पूंजीगत प्राप्तियां। देखिए राजकोषीय घाटा जैसे है तो राजकोषीय घाटा है कुल व्यय टोटल जो है और माइनस कुल प्राप्तियां जिसमें उधार को छोड़कर की बात होती है। अब राजकोषीय घाटा बराबर हो जाएगा राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, जिसको मिला के कुल व्यय हो रहा है आपका, उसमें माइनस कर रहे हैं कुल प्राप्तियां में राजस्व प्राप्तियां तथा पूंजीगत प्राप्तियां उधार को छोड़कर, लोन वाला को छोड़ रहे हैं अभी। राजकोषीय घाटा बराबर वही फिर से लिखा गया है कि कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां और गैर ऋण सृजक पूंजीगत प्राप्तियां, मतलब राजस्व प्राप्तियां और उसके साथ ऋण के अलावा जो जितनी और प्राप्तियां होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ या जो भी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है? वित्तीय बजट में शामिल जो है वो देखिए प्राथमिक घाटा शामिल है, राजस्व घाटा शामिल है, राजकोषीय घाटा है, साख नियंत्रण इसमें शामिल नहीं है। साख नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। कहते हैं निम्नलिखित में से किस विकल्प के परिणाम स्वरूप सकल वित्तीय घाटे में वृद्धि होती है? सकल वित्तीय घाटे में जो वृद्धि होती है वो आपको राजस्व प्राप्तियों में कमी के रूप में होती है। निम्नलिखित में किस विकल्प के परिणाम स्वरूप सकल वित्तीय घाटे में वृद्धि होती है? राजस्व प्राप्तियों में कमी होती है। राजस्व प्राप्तियों में कमी होती है। निम्नलिखित में से क्या सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है? सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करने वाला जो है वो राजस्व घाटा है। राजस्व घाटा सरकार को सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है। भारत में बजट घाटे को पूर्ण करने वाली तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली 1 अप्रैल कब से शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 1997 से शुरू हुई थी। भारत में बजट घाटे को पूर्ण रूप से तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली 1 अप्रैल 1997 से बंद कर दी गई थी। बजट घाटे वाले पूर्ण ट्रेजरी बिल प्रोसेस को 1 अप्रैल 1997 से बंद कर दिया गया था। भारत के केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि डैश अनुमानित हुई। भारतीय आर्थिक वृद्धि जो है 9.2% अनुमानित है। भारत के केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि जो है 9.2% अनुमानित है। किसने कहा था कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत सार्वजनिक वित्त के मूल में निहित सर्वाधिक मौलिक सिद्धांत है? ये ह्यू डाल्टन ने कहा था कि अधिकतम सामाजिक लाभ सोशल वेलफेयर जो है सिद्धांत सार्वजनिक वित्त के मूल में निहित सर्वाधिक मौलिक सिद्धांत है। सोशल वेलफेयर पे ही इन्होंने फोकस किया था। ब्रिटिश अर्थशास्त्री ह्यू डाल्टन ने अपने सिद्धांत में बताया था कि अधिकतम सामाजिक लाभ मैक्सिमम एडवांटेज, ठीक है, का सिद्धांत जो है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का सिद्धांत सार्वजनिक वित्त की जड़ में स्थित सबसे मौलिक सिद्धांत है। अतः लोक वित्त की सर्वोत्तम व्यवस्था वह है जो अपने राजकोषीय कार्यों से अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करती है। अधिकतम सामाजिक लाभ राज्यों के लिए अधिकतम है, इसलिए किसी राज्य की इष्टतम वित्तीय गतिविधियों को अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की समीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया था। तो 2016 में एन.के. सिंह समिति के द्वारा गठन किया गया था। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट FRBM एक्ट 2003 की समीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 16 में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अब अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो चुके हैं। भारत की सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा कहा जाता है। राजस्व घाटा हो गया राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को क्या कहा जाता है? वही राजस्व घाटा फिर से हो गया। निम्न में से कौन सा राजस्व व्यय का उदाहरण है? सरकारी कर्मचारियों का वेतन, सरकार द्वारा ऋण अदायगी, अस्पतालों निर्माण, ये पहला जो है राजस्व व्यय में आएगा।
सरकारी कर्मचारियों का वेतन, विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त नकद अनुदान सहायता डैश का एक हिस्सा है। ये आपका राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है। ऋण के अलावा की बात हो रही थी। राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता है, इन्हें गैर प्रतिदेय कहा जाता है। इसके अंतर्गत विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रदान किए जाने वाले नकद सहायता अनुदान भी शामिल किए जाते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा पूंजीगत प्राप्तियां शब्द का सही व्याख्या करती है? सही व्याख्या करती है तो देखिए बोलता है कि सरकार की वे प्राप्तियां जो देयता का सृजन करती है और वित्तीय परिसंपत्ति को कम करती है। परिसंपत्ति अगर कम हो रही है तो वो पूंजीगत का व्याख्या नहीं करता है। वे प्राप्तियां जो सरकार पर दावा नहीं करती है तो सरकार पर दावा नहीं करती, ये भी आपका नहीं हुआ। ये राज्य सरकारों आम दलों को दिए गए ग्रांट की प्राप्तियां वो भी नहीं। सरकार की वे प्राप्तियां जो देनदारी सृजित करती है या वित्तीय संपत्ति को कम करती है। देखिए जब कहता है कि जब निवेशक अपने मालिकाना हक वाले शेयर, बॉन्ड्स या अन्य कोई संपत्ति को बेचता है और इससे जो मुनाफा होता है उसे पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। ठीक है, सरकार के परिप्रेक्ष्य में पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां जो देयताओं का सृजन करती है और वित्तीय परिसंपत्ति को कम करती है। इसमें सरकार द्वारा बाजार से लिए गए ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से ली गई उधारी और विनिवेश के जरिए प्राप्त आमदनी को शामिल किया जाता है। मतलब इन्वेस्टमेंट टाइप का करने तो विनिवेश जो बोलते हैं ना, तो उससे जो आमदनी हुआ है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज किया जा सकता है। यह तब होता है जब सरकार के कर लगाने, खर्च करने या उधार लेने के निर्णय का अर्थव्यवस्था पर कोई शुद्ध प्रभाव नहीं पड़ता है या इसके लिए अभिप्रेरित नहीं होता है। तो ये राजकोषीय तटस्थता जो है, राजकोषीय तटस्थता तब होता है जब सरकार के कर लगाने, खर्च करने या उधार लेने के निर्णय का अर्थव्यवस्था पर कोई शुद्ध प्रभाव नहीं पड़ता है या इसके लिए अभिप्रेरित नहीं होता है। ये राजकोषीय तटस्थता कहलाता है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से कौन सा पीएम गति शक्ति के अंतर्गत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में से एक नहीं है? आर्थिक विकास के 7 इंजनों में से एक जो नहीं है वो संचार का है। पीएम गति शक्ति योजना जो है उसमें है 22-23 की केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा घोषित किया गया था, जो आर्थिक वृद्धि में सतत विकास की दिशा में परिवर्तनकारी योजना है। इसमें 7 इंजन की बात हुई थी, जिसमें रेलवे, विमानपत्तन, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जल मार्ग, सड़क और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा संचालित है। गति शक्ति योजना के तहत वर्ष 19 में शुरू की गई राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को भी समाहित किया गया है। संचार अभी इसमें शामिल नहीं है। सरकारी घाटे, गवर्नमेंट डिफिसिट को करों को डैश या व्यय को डैश कम किया जा सकता है। तो करों को बढ़ाकर, टैक्स को बढ़ाकर व्यय को कम किया जा सकता है। अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष, बजट सरप्लस का अर्थ क्या होता है? बजट से जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो। अगर राजस्व ज़्यादा हो गया और राजस्व की प्राप्ति ज़्यादा होगी और व्यय कम है तो आपका एक्सेस बजट हो गया, सरप्लस बजट हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत के आयात में निम्न में से किस उत्पाद की हिस्सेदारी सर्वाधिक थी? सर्वाधिक अपरिष्कृत जो है पेट्रोलियम, कच्चे तेल की जो है वो आपका सबसे ज़्यादा आयात हम लोगों के द्वारा किया गया था, भारत के द्वारा 14.2%। उसके बाद स्वर्ण हो गया और उसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद है और उसके बाद मोती, कीमती अर्धकीमती पत्थर 4.2%। राजकोषीय घाटे का परिभाषा क्या है? राजकोषीय घाटा का परिभाषा है कि ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। राजकोषीय घाटा क्या है? ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय का अधिकता। सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं।
जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं को की कीमत किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुक्त उपलब्ध कराया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे सार्वजनिक व्यवस्था कहा जाता है। कहता है कि जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, बजट में ही प्रोविजन करके आपको क्या किया गया? वित्त पोषित किया गया और सार्वजनिक वस्तुओं को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुक्त कर दिया गया, तो यह व्यवस्था सार्वजनिक व्यवस्था कहा जाता है, पब्लिक प्रोविजन कहा जाता है। इस व्यवस्था के तहत उत्पादों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से सरकारी प्रबंधन के अधीन या निजी क्षेत्रों के अधीन किया जा सकता है। बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त परिभाषिक शब्द निम्न में से कौन सा है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय एनुअल स्टेटमेंट कहा जाता है, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, कहता है कि बजट जो है एक फ्रांसीसी भाषा से उत्पन्न हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट धन की आय और उसके व्यय की सूची को कहते हैं। स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट प्रथम वित्त मंत्री R.K. शनमुगम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 के दौरान 7.5 महीने का बजट शामिल था। मोरारजी देसाई ने अब तक सर्वाधिक 10 बार बजट पेश कर चुके हैं। बजट की घोषणा के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द प्रयुक्त किया जाता है। वित्तीय वर्ष को बदलकर जनवरी से दिसंबर तक करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? ये मध्य प्रदेश जो है। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्षों से चली आ रही वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च की परंपरा को समाप्त करके नया वित्त वर्ष जो है 1 जनवरी से 31 दिसंबर कर दिया था। यह एक नया वित्तीय वर्ष अपनाने वाला देश में प्रथम राज्य बन गया था मध्य प्रदेश। वित्त वर्ष से लंबित मतदान के हिस्से के लिए लोकसभा द्वारा किए गए अनुमानित व्यय के लिए अनुदान कहा जाता है। अनुदान जो कहा जाता है वो लेखा अनुदान कहा जाता है। ठीक है। वित्त वर्ष से लंबित मतदान के हिस्से के लिए लोकसभा द्वारा किए गए अनुमानित व्यय के लिए अनुदान कहा जाता है। ये आपका लेखा अनुदान हो जाएगा। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही समेकित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए तो किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने से पहले ही धन की आवश्यकता अनुच्छेद 116 क के अंतर्गत लोकसभा लेखानुदान पारित करके सरकार के लिए अग्रिम राशि मंजूरी कर सकती है। ठीक है। केंद्रीय रेलवे बजट को सामान्य बजट के साथ प्रस्तावित किस वर्ष की कर दिया गया या किया जाएगा? तो 17-18 में उसे विलय कर दिया गया है। केंद्रीय बजट के साथ ही उसको रेलवे बजट को वर्ष 17-18 में क्या कर दिया गया है? विलय कर दिया गया है। रेलवे बजट 2016 के अनुसार रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव कहाँ किया जाने गया? बड़ोदरा में किया गया है। भारतीय रेल संस्थान बड़ोदरा के प्रताप विलास पैलेस में स्थित है। इसी को तत्काल में विश्वविद्यालय के रूप में कार्य की अनुमति प्रदान की गई है। वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? वित्त मंत्रालय से संबंधित है। वित्तीय घाटा भारत की संसद में केंद्रीय बजट 18-19 किसने पेश किया था? मतलब अरुण जेटली ने किया था। 19-20 के अंतरिम बजट जो है 1 फरवरी 19 को जो है पीयूष गोयल द्वारा किया गया था। उसके बाद से निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया जा रहा है। निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? वित्त मंत्रालय का फिस्कल पॉलिसी जो है 1 सदी पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए निम्नलिखित में से किसे 1 फरवरी 2017 तक 1 महीने के लिए आगे बढ़ाया गया? ये बजट की प्रस्तुति को। ठीक है। कहते हैं 1 सदी पुरानी परंपरा निम्नलिखित में से किसे 1 फरवरी
2017 से एक महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया बजट प्रस्तुति को। बजट प्रस्तुति जो है बजट इस वर्ष बजट को 28 फरवरी को पेश ना करते हुए 1 फरवरी को पेश किया गया था। मतलब आमतौर पे बजट जो होता था 28 फरवरी या महीने के फरवरी के आखिरी दिन को पेश किया जाता था, लेकिन अब 17 से जो है इसमें बदलाव किया गया, 1 फरवरी को पेश किया गया। इस वर्ष रेल बजट और आम बजट को एक साथ भी पेश किया गया। मतलब 17 में 1 फरवरी 17 को जो बजट पेश किया गया तो उसमें रेल बजट जो अलग था उसको शामिल कर लिया गया था। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो NK सिंह हैं, और लेकिन अभी 16वें वित्त आयोग का गठन हो गया है और 16वें का जो है अरविंद पनगढ़िया, ठीक है, अरविंद पनगढ़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो KC नियोगी थे। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? R.K. शनमुगम चेट्टी ने। R.K. शनमुगम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया था। अब टैक्सेशन से संबंधित क्वेश्चंस देख लेते हैं। करारोपण कहता है इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर जो है आपका इनमें से वस्तु एवं सेवा कर है, बाकी संपत्ति कर, आयकर और उपहार कर जो है। इसको याद रखने के लिए ये कर सकते हैं, आंसू कर सकते हैं, ठीक है। आयकर, संपत्ति कर और उपहार कर। आंसू हो गया, मतलब ये आपका प्रत्यक्ष कर हो गया, और बाकी इसके अलावा जो होता है वो अप्रत्यक्ष कर होता है। वस्तु एवं सेवा कर जो है GST हो गया, 1 जुलाई 17 से लागू महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। इसे वन नेशन वन टैक्स के नारे के साथ लागू किया गया था। प्रति इकाई कर या यूनिट टैक्स क्या है? यूनिट टैक्स जो है वह कर है जो सरकार उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री पर लगाती है। वह कर जो सरकार उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री पर लगाती है वो आपका यूनिट टैक्स कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क कर भारत में GST के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? भारत में GST के अंतर्गत जो है वो आयकर सम्मिलित नहीं है। कौन सा शुल्क कर भारत में GST के अंतर्गत नहीं है? आयकर नहीं है, सीमा शुल्क है, सेवा कर है, और ये आपका केंद्रीय उत्पाद कर है। GST का पूर्ण रूप क्या है? वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। 1 जुलाई 17 से मतलब ये किया गया है, भारत में लागू किया गया है। सर्वप्रथम 1954 में GST जो है वो फ्रांस में लागू हो गया था, जबकि भारत में 17 में 1 जुलाई 17 से यह लागू हुआ था। भारत में GST की उच्चतम सीमा प्रतिशत स्लैब क्या है? उच्चतम स्लैब जो है वो 28% है। मतलब टैक्स का दर जो है वही उच्चतम जो है, उसमें कई स्लैब बनाए गए हैं 5% से लेके 28% तक। 5%, 12%, 18% और 28%। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST की शुरुआत क्या हुआ? 1 जुलाई 2017 को शुरुआत हुई। वस्तु एवं सेवा कर के अधीन आने वाली 4 दरें कौन सी है? 5, 12, 18 और 28 है। उसके बाद आपका निम्नलिखित में कौन सा GST रेट स्लैब नहीं है? ये 5, 18 और 12, 28 है, 10 नहीं है। GST के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा 1 जुलाई GST दिवस मनाया जाता है। भारत के ने कनाडा की दोहरी GST संरचना को चुना है, ठीक है। GST राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता है। देखिए, विजय केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर GST अर्थात वस्तु एवं सेवा कर जो एक अप्रत्यक्ष कर है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। भारत का GST मॉडल कनाडा पर आधारित है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा GST लागू किया गया था। GST को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें CGST है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, और ये स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इंटरनेशनल गुड्स सर्विस टैक्स हो गया। UT हो गया, यूनियन टेरिटरी, और स्टेट यूनियन टेरिटरी ही हो गया ये, और ये स्टेट हो गया, राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो ये गलत है।
कौन सी भारतीय योजना नवंबर 2015 से सभी कर योग्य पर पदार्थों पर 0.5% सेस द्वारा वित्त पोषित है? ये आपका स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन जो है सभी कर योग्य पदार्थों पर 0.5% सेस के रूप में पोषित है। भारत में राज्य सरकार द्वारा डैश कर लगाए जाते हैं। भारत में राज्य सरकार द्वारा शराब पर उत्पाद शुल्क लगाए जाते हैं। भारत में राज्य सरकार द्वारा जो है शराब पर उत्पाद शुल्क लगाए जाते हैं। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम प्रकाशित किया है? वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम जो है भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने प्रकाशित किया है। अधिनियम को प्रकाशित किसने किया? विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2000 इतना को प्रकाशित किया गया। वस्तु एवं सेवा कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा संचालित किया जाता है। भारत सरकार के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर का अधिनियम 2017 का प्रकाशन किया था? कानून एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा किया गया था। प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? सेवा कर जो है वो 1994 में लागू किया गया था। सेवा कर सर्विस टैक्स जो है भारत में 1994 में पहली बार लगाया गया था। वस्तु एवं सेवा कर जो है किस पर अधिरोपित किया जाता है? वस्तु एवं सेवा कर उस गंतव्य पर जहां वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है उस पर अधिरोपित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अरविंद सुब्रमण्यम समिति के संबंधित है? अरविंद सुब्रमण्यम समिति जो है वो आपका जीएसटी से संबंधित है। डैश को किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता है और ये उस व्यक्ति की आय एवं लाभों पर अधिरोपित किए जाते हैं जो इनका भुगतान कर सकता है। जो इनका भुगतान करता है वो आपका प्रत्यक्ष कर है। जो उस व्यक्ति की आय और लाभों पर अधिरोपित किया जाता है उसका भुगतान करता है वो सीधा जो है वो प्रत्यक्ष कर हो गया। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें कराघात, टैक्स इम्पोज और टैक्स इम्पैक्ट दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़े प्रत्यक्ष कर है कहते हैं। अर्थात प्रत्यक्ष कर में कर के भाग का दूसरों पर टाला नहीं जा सकता है। प्रत्यक्ष कर अंतर्गत आयकर, निगम कर, कैपिटल गेन टैक्स, गृह कर आदि आते हैं। और प्रत्यक्ष कर वह है जिसमें कि कराघात एवं करापात जो है दो या अधिक अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है और अंततः अंतिम उपभोक्ता सकल कर का वहन कर सकता है। अर्थात अप्रत्यक्ष कर में कर के भाग को दूसरे व्यक्ति पर टाला जा सकता है। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर जो है बिक्री कर, आयात निर्यात कर आदि आते हैं। जीएसटी फ्रेमवर्क के अंतर्गत एसजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? एसजीएसटी का जो है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। निम्नलिखित में से कौन सा आईजीएसटी जो है इंटर स्टेट बोलते हैं, आईजीएसटी इंटर स्टेट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कर शुल्क जो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है? जीएसटी के अंतर्गत जो है आपका स्टाम्प शुल्क नहीं आता है। जीएसटी वस्तुओं एवं सेवा कर पर लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष मूल्य वर्धित कर है। 1 जुलाई 17 को लागू हुआ था जिसमें शामिल विभिन्न केंद्रीय कर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क, राज्य कर, वैट, बिक्री कर, मनोरंजन कर, चुंगी कर, लग्जरी कार, लॉटरी, जुए पर कर आदि स्टाम्प शुल्क को जीएसटी से अलग रखा गया है। स्टाम्प शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। ई वे बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ई वे बिल जो है माल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपूर्ति के लिए संबंधित है। ई वे बिल जो है माल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपूर्ति से संबंधित है। कराधान के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत भुगतान करने की क्षमता के रूप में जाना जाता है? कराधान के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत भुगतान करने की क्षमता के रूप में भी जाना जाता है? ये आपका निष्पक्षता का सिद्धांत है। निष्पक्षता का सिद्धांत। जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी जो है वो भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का पूर्ण रूप जो है वस्तु एवं सेवा कर है। जीएसटी का पूर्ण रूप जो है वस्तु एवं सेवा कर है। भारत में सामान्य और सेवा कर जीएसटी रूप शुरू किया गया है वो 1 जुलाई 17 को। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस है। 1954 में उसने लागू किया है। इनमें से कौन सा कर आय के माध्यम से सरकार की आय का सबसे अधिक एकल स्रोत है? ये आपका निगम कर है। कॉरपोरेट टैक्स जो है जिसे निगम कर या कंपनी टैक्स भी कहा जाता है, यह आयकर या निगमों की सामूहिक कानूनी संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र द्वारा लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर है किसी देश के निगम कर का निम्न
पर लागू हो सकता है। देशों में शामिल निगम उस देश के आय पर देश में व्यवसाय कर रहे निगम और विदेशी निगम जिसके पास देश में अस्थायी प्रतिष्ठान है। तो सबसे ज़्यादा जो है एकल स्रोत अगर बात होगा, एकल स्रोत में आपका निगम कर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में ध्यान दें और निर्णय लें कि निम्नलिखित विवादों में कौन से विवाद सशक्त हैं। कहता है कि क्या सीबीडीटी द्वारा भारत में आयकर को समाप्त कर देना चाहिए। विवाद है कि हाँ, यह भारत में वेतनभोगियों के लिए एक अनावश्यक बोझ है। और दूसरा कहते हैं नहीं, यह भारत सरकार के लिए राजस्व का एक बेहतरीन स्रोत है। तो यही है सबसे ज़्यादा, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है, तो अगर हटा देंगे तो फिर सरकार की प्राप्तियां कम हो जाएगी। फिर सरकार अगर कोई भी योजना लागू करना चाहती है तो उसके पास पैसे नहीं रहेंगे। अप्रत्यक्ष करों का बोझ, मुख्य बोझ किसे उठाना पड़ता है। अप्रत्यक्ष करों का बोझ जो है, मुख्य बोझ जो है उपभोक्ता पे अल्टीमेटली जाता है। 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक जो है वो आपका एक संविधान संशोधन विधेयक था। ठीक है, पेश किया गया जीएसटी विधेयक एक संशोधन में 122वां था। इसे जुलाई 2017 में पूरे देश में एक सामान्य मूल्य वर्धित कर लगाने का प्रस्ताव था। भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर जो है 2017 के किस महीने से लागू हुआ? जुलाई से लागू हुआ था। करों की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? करों के कटौती के बाद का बोल रहा है, तो कटौती के बाद प्रयोग के लिए उपलब्ध आय बोलते हैं, प्रयोग के लिए उपलब्ध आय होता है। वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य जो है नहीं है आपका है, यह एक अप्रत्यक्ष कर है, जबकि वस्तु एवं सेवा कर जो है अप्रत्यक्ष कर है। करारोपण की विधि करारोपण की वह विधि कहाँ क्या है जहाँ पर कराधान राशि बढ़ने के साथ साथ करों के दर में बढ़ोतरी होती है? ये आपका प्रगतिशील कर है। प्रगतिशील कर जो है करारोपण की वह विधि है जहाँ कराधान राशि बढ़ने के साथ जो है प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब होगा जैसे जैसे आपका सैलरी या इनकम बढ़ते जाएगा, इसका प्रोग्रेसिव टैक्स जो है आपका भी बढ़ते जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अच्छा उदाहरण अच्छा भारत का पूंजी लाभ का वर्णन करता है? ये आपका एक साल के दौरान पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से लाभ पर कर। एक साल के दौरान पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से लाभ पर कर जो है मतलब भारत का पूंजी लाभ का वर्णन करता है। उत्पाद शुल्क किस सरकारी विभाग से संबंधित है? उत्पाद शुल्क जो है वो राजस्व विभाग से संबंधित है। निम्न में से कौन सा कर का प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? आयकर जो है वो प्रत्यक्ष है। आयकर जो है, पूंजी लाभ कर जो है कैपिटल गेन्स है, प्रतिभूति अंतरण जो है कंपनी कर जो है। जीएसटी के तहत नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी, जीएसटी के तहत जो है नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष कौन है? बद्री नारायण शर्मा। बद्री नारायण शर्मा जो है नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष थे। डैश को एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया था। ये वस्तु एवं सेवा कर को, जीएसटी को एक राष्ट्र एक कर के बाद बोला गया था। माल एवं सेवा कर जीएसटी जो है परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष जो है अरुण जेटली थे। जनसंख्या एवं नगरीकरण से संबंधित क्वेश्चंस को अब ले लेते हैं। पॉपुलेशन एवं अर्बनाइजेशन से संबंधित भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान ऑपरेशन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत का पूर्ण पहला जनगणना जो है वो 1881 ईस्वी में हुआ था। भारत में जनगणना की शुरुआत ऐसे 1872 ईस्वी में हो गई थी, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी, जबकि प्रथम पूर्ण जनगणना जो है 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा आयोजित किया गया था। तब से प्रतिवर्ष 10 वर्ष के अंतराल पर यह जनगणना हो रही है, लेकिन जैसे 2021 में होनी थी वो नहीं हो पाई है। अभी कोविड के टाइम की वजह से उस वक्त नहीं हो पाया है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन है? सबसे कम बोली जाने वाली भाषा तमिल है। इन सब की बात अगर करें तो उपभोक्ता सिद्धांत लोगों द्वारा उनके या उनकी को डैश को व्यय करने की संबंधी निर्णय लेने के तरीकों से संबंधित है। धन को व्यय करने से संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तुओं पब्लिक गुड का अभिलक्षण है? पब्लिक गुड का जो वो है अभिलक्षण, वो नॉन राइवली होगा, गैर प्रतिद्वंदा होगा, प्रतिद्वंदा। सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिसका कोई भी उपयोग कर सकता है, जैसे रोड है, स्कूल है, फुटबॉल है, मैदान है, फुटबॉल का मैदान है। ये मतलब सार्वजनिक पब्लिक गुड्स ही ऐसे बोला जाता है कि उसमें प्रतिद्वंदता की बात नहीं है, वो सबके लिए है। भाषाओं की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन थी? दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली बंगाली है। भारत में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा 2001 में 41% और इसकी संख्या 2011 में बढ़ के 43.63% हो गई। इसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः बंगाली और मराठी है। ठीक है, दूसरे स्थान पर बंगाली और तीसरे स्थान पर मराठी है। 22 सूचीबद्ध भाषाओं में संस्कृत सबसे कम बोले जाने वाली भाषा है। एक स्वस्थ समाज के लिए जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का वितरण क्या होना चाहिए? पुरुषों और महिलाओं का वितरण जो होता है वो बराबर होना चाहिए स्वस्थ समाज के लिए। लेकिन भारत में अभी जो 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इनमें से किस राज्य में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस भाषा के बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसके हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ बांग्ला हो जाएगा। सबसे पहले बोली जाने वाली हिंदी है, फिर दूसरे में तो बांग्ला है, तो बांग्ला हो जाएगा, फिर मराठी है। मराठी जो एक इंडो आर्यन भाषा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या के 6.86% लोगों द्वारा बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में तेलुगु की जगह किस भाषा ने ले ली? मराठी ने ले ली। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में निम्न में से किस देश का ग्रामीण आबादी लगभग शून्य थी? ग्रामीण आबादी कुवैत की सब लगभग शून्य थी। नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो है वो सबसे छोटा देश है। 1000 से कम आबादी के साथ वेटिकन सिटी जो है दुनिया की सबसे कम आबादी वाला देश है। वेटिकन सिटी 0.17 वर्ग मीटर मतलब 0.44 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्रफल की दुनिया का सबसे छोटा देश भी है। ध्यातव्य है कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन वर्तमान में अब भारत हो गया है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश जो है वो रूस है। भारतीय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जो है 1920 के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर जो है वो 70% है। शिशु मृत्यु दर किस शिशु के जन्मदिन से पहले होने वाली उसकी मृत्यु है? शिशु मृत्यु दर जो है वो पहले शिशु के पहले जन्मदिन से पहले होने वाली मृत्यु दर को माना जाता है, गणना किया जाता है। मतलब 1 साल से पहले मृत्यु होने वाले शिशु के संबंध में शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है। नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है? सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर जो है मध्य प्रदेश में है, जो सैंपलिंग रजिस्टर सिस्टम के थ्रू किया गया है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? वो बिहार का सबसे अधिक है। भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वो उत्तर प्रदेश है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2001-11 के लिए भारत का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग जो है वो 17.64 है। 17.64 है %, 17.64% है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियां का प्रतिशत सबसे अधिक है? अनुसूचित जातियों का प्रतिशत जो है वो पंजाब में सबसे अधिक है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार डैश में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात था। वो आपका केरल में सबसे ज़्यादा था। महिलाओं की जनसंख्या 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं थी। और भारत का वैसे अगर कुल की बात करें तो 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों की ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात सर्वाधिक था? तो इस केरल ही हो जाएगा, 1084 अभी हमने पढ़ा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव की लिंगानुपात कितना था? दमन दीव का लिंगानुपात जो है वो 618 था। 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं ही केवल थी दमन और दीव में। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश था? वो आपका मोनाको। विश्व बैंक के अनुसार 2020 में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश जो है वो मोनाको है। जनसंख्या घनत्व किसी देश के 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को मानता है। मोनाको में जो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 23,660 लोग रहते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक रहने वाले लोगों की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, जिसकी कुल आबादी का 20 भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसकी कुल आबादी 20.42 करोड़ है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है? प्रवासन, मृत्यु दर, जन्म दर और व्यावसायिक संरचना। तो अगर यहाँ ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें तो इसमें व्यावसायिक संरचना हो जाएगा, क्योंकि प्रवासन एक कारण है, मृत्यु दर भी कारण है और जन्म दर भी कारण है। भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था? प्रथम जनगणना का आयोजन जो है 1872 ईस्वी में किया गया था और पूर्णकालिक जो है समकालीन जो पूर्ण जनगणना जो है 1881 ईस्वी में किया गया था। शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? उस विशेष वर्ष में शिशु मृत्यु जो उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 100 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात ये है। 1 वर्ष तक पहले जन्मदिन से पहले तक का गणना में शामिल किया जाता है बच्चों के संख्या को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत में जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत में जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत में पहली समकालीन जनगणना जो है 1881 ईस्वी में हुई है और पहला जो है 1872 में। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं, जबकि मिजोरम में 52, सिक्किम में 86, मणिपुर में 115 और नागालैंड में 119। बिहार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जहां 1106 लोग रह रहे हैं। और भारत के हिसाब से अगर बात करें तो भारत में 382 लोग रहते हैं 1 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य शहर कौन सा है? दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर दिल्ली है। सबसे पहला शहर है जो जनसंख्या वाला मुंबई, फिर दिल्ली, फिर बेंगलुरु, फिर हैदराबाद और फिर अहमदाबाद। तो आपका दिल्ली हो गया दूसरे नंबर पर, मुंबई हो गया पहले नंबर पर। 2011 की भारतीय जनगणना के मुताबिक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी पुंजों को मेगा सिटीज़ के तौर पे जाना जाता है। तो वो 10 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर को मेगा सिटीज़ के नाम से जाना जाता है। महानगर ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है उसे महानगर कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 53 महानगर हैं। कितने महानगर हैं? 53 महानगर हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले को महानगर घोषित किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर कौन सा था? बिहार था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है 31.15%। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? सबसे कम शहरीकृत राज्य जो है आपका वो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश सबसे कम शहरीकृत राज्य है।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला बिहार है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है आपका उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उसके बाद बिहार का नंबर आता है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पे, चौथे पे पश्चिम बंगाल और पांचवें पे आंध्र प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना गया? यही है कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ एवं लिख सकता है, वो साक्षर कहलाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक आदिवासी आबादी निवास करती है? सर्वाधिक आदिवासी आबादी जो है वो मध्य प्रदेश में निवास करती है। जनसंख्या वृद्धि पॉपुलेशन ग्रोथ के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? पॉपुलेशन ग्रोथ के सिद्धांत को जो है ये आपका माल्थस ने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में उसको बताया था। जनसंख्या वृद्धि और इसके प्रभावों की व्याख्या की थी। कौन किया था? माल्थस ने पॉपुलेशन ग्रोथ के संबंध में एक प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक एक बुक में इसके प्रभाव की व्याख्या की थी, जनसंख्या वृद्धि की। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? अरुणाचल प्रदेश का हम लोगों ने पढ़ा, 17 लोग का है वहाँ। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार डैश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। भारत दुनिया में सबसे अधिक डैश सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। दूसरा अब वर्तमान में पहला हो गया है। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? प्रति 1943 है, तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से 940 आप कर सकते हैं। विश्व की जनसंख्या घन लगभग कितनी है? विश्व की जनसंख्या जो है वो 7 अरब के आसपास है। केंद्र शासित जनसंख्या के आधार पर देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा है? दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र माना जाए, ना कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस हिसाब से जो है आपका पुडुचेरी का जनसंख्या जो है, मतलब बाकी केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए दिल्ली को छोड़कर, तो वो सबसे अधिक है। निम्नलिखित राज्यों में वर्तमान आबादी के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सबसे बड़ा राज्य बताइए। व्यवस्थित कर कहता है कि वर्तमान आबादी के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, मतलब 4 राज्य हैं जिसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए और बोलता है कि उसके बाद बताइए कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो देखिए, व्यवस्थित अगर करना है राज्य को इन चारों विकल्प में दिया गया जैसे है, तो आपका उस हिसाब से महाराष्ट्र जो होगा सबसे बड़ा हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जो था मतलब 121 करोड़ के आसपास आबादी थी और 2000 उसमें 5 जो बड़े राज्य थे, उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश थे। तो इस हिसाब से अगर बढ़ते क्रम की बात करेंगे तो बढ़ते क्रम में आपका हो जाएगा क्या, मतलब महाराष्ट्र हो गया पहले, फिर बिहार हो गया, फिर राजस्थान हो गया और फिर केरल हो गया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का 17 है। उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रस्तावित स्मार्ट सिटी की पहली सूची में शामिल है, वो आपका नई दिल्ली है। भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल है। 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य केरल है। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जनवरी 2016 में केंद्र सरकार द्वारा जारी 20 प्रस्तावित सिटीज की पहली सूची में शामिल है? वो आपका है गुवाहाटी है। गुवाहाटी 20 प्रस्तावित में स्मार्ट सिटीज़ में 2016 में जो स्मार्ट सिटीज़ का बात हुआ था उसमें शामिल था गुवाहाटी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे का प्रतिशत क्या है? गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत जो है वो 22% है। निम्नलिखित शहरों में किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो है मुंबई है। वर्तमान जनगणना के अनुसार जो है किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात उच्चतम है? लिंगानुपात जो उच्चतम है वो आपका केरल का सबसे अधिक है। 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर।
वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में कम से कम लिंग अनुपात है? कम से कम लिंग अनुपात वाला राज्य जो है वो हरियाणा है। उस हरियाणा में 879 है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात हो तो दमन दीव है 618। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना था? महिला साक्षरता का प्रतिशत 65.46% था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा था? वो केरल था। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात जो है वो 1084 था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात जो था वो शहरी और ग्रामीण की बात अगर कर रहे हैं तो 31% शहरी और 69% जो है वो ग्रामीण मतलब क्षेत्र था। कहता है कि 2011 की एसडीआई मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार जो निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता स्तर सर्वाधिक है? साक्षरता स्तर जो है सर्वाधिक जो है केरल में है। डैश प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या है। मृत्यु दर जो है प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृत्युओं की संख्या है। जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया जाता है? जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया को जनसांख्यिकी संक्रमण के रूप में वर्णित किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का लिंगानुपात क्या है? भारत का लिंगानुपात जो है 940 या 943 होना चाहिए था। 940 है ऑप्शन के हिसाब से। गरीबी एवं बेरोजगारी, ठीक है, ये आपका हो गया। उससे संबंधित क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। निम्न में से वह कौन सी एक आर्थिक स्थिति है जिसमें सभी उपलब्ध श्रम संसाधनों का संभवतः सबसे कुशल तरीके से उपयोग किया जाता है? वो आपका है पूर्ण रोजगार। फुल एम्प्लॉयमेंट जो है सबसे कुशल तरीके से सभी उपलब्ध श्रम संसाधनों का उपयोग किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो हेड काउंट अनुपात हेड काउंट रेशियो के अर्थ का सही वर्णन है। वो आपका हो जाएगा सी। जब गरीबों की संख्या का आकलन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के अनुपात के रूप में किया जाता है तो वो आपका हेड काउंट रेशियो कहलाएगा। भारत में राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं के बारे में 2014 की रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहता कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिसका मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग 1407 रुपये से कम है को गरीब माना गया। शहरी क्षेत्र में जिसका मासिक उपभोग जो है 1407 रुपये से कम मान रहा उसको गरीब माना गया। 2020 तक भारतीय बाल श्रम बल की अनुमानित वृद्धि कितनी है? भारतीय बाल श्रम बल की अनुमानित वृद्धि जो है 160 से 170 मिलियन है। उसके बाद भारतीय भुगतान संतुलन और व्यापार समझौते से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ट्रेड कांस्टेंट कहता है विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया गया है? ये देखिए मतलब श्रम कानूनों में लचीलापन ये हुआ है। सेज सेटअप उत्पादन इकाइयों को 5 वर्ष के लिए शुरुआती अवधि के लिए करों का भुगतान नहीं करना है और कराधान प्रणाली में लचीलापन यही जो है नहीं किया गया है। ठीक है, बड़ी अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय बार्टर एक्सचेंज के दौरान सामने आने वाली कठिनाइयां क्या थी? बार्टर एक्सचेंज के दौरान सामने आने वाली कठिनाइयां जो है मूल्य के उभयनिष्ठ मापदंड का अभाव जो है। व्यापार डैश का अर्थ किसी देश द्वारा निर्यात एवं आयात किए जाने वाले माल एवं सेवाओं के प्रकार से है। वो आपका संगठन है। इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपये का अवमूल्यन किस वर्ष किया? इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपये का अवमूल्यन जो है 1966 ईस्वी में किया था। निम्न में से कौन सी उदारीकरण की सही परिभाषा है? लिबरलाइजेशन की जो परिभाषा है वो आपका एक आर्थिक विकास को उन्नत करने के लिए नियंत्रण प्रणालियों को हटाने की प्रक्रिया है, लिबरलाइजेशन जो है।
निम्न में से कौन सा उदारीकरण का उद्देश्य नहीं है? उदारीकरण का उद्देश्य नहीं है प्रौद्योगिकी एवं विदेशी पूंजी के प्रभाव को कम करना। प्रौद्योगिकी एवं विदेशी पूंजी के प्रभाव को कम करना जो है उदारीकरण का उद्देश्य नहीं है। उदारीकरण का उद्देश्य नहीं है। नियत विनिमय दर प्रणाली में डैश किसी विशेष स्तर पर विनिमय दर को निश्चित करता है। विशेष स्तर पर निश्चित करता है वो सरकार। नियत विनिमय दर प्रणाली में सरकार किसी विशेष स्तर पर विनिमय दर को निश्चित करता है। अन्य मुद्रा के पदों में किसी मुद्रा के मूल्य को डैश कहा जाता है। किसी मुद्रा के मूल्य को विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश किया गया धन किस रूप में जाना जाता है? निवेश किया गया धन जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में जाना जाता है। वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूर्ण रूप जो है आपका फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड कहा जाता है। एमआरटीपी अधिनियम 1969 में निम्नलिखित में से एमआरटीपी का कौन सा पूर्ण रूप सही है? एमआरटीपी का जो है वो मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस एक्ट जो है वो सही है। इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है वो कर टैक्स जो है पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? वस्तु विनिमय का उपयोग किया जाता है। विश्व के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को क्या कहा जाता है? खातों के समूह को भुगतान शेष कहा जाता है। विश्व के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को क्या कहा जाता है? भुगतान शेष कहा जाता है। पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के लिए क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? सकल निवेश के मूल्य को जो है आपका अवमूल्यन कहा जाता है। वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है, व्यापार संतुलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक विदेशी देश में 3 भारतीय डिजिटल भुगतान ऐप्स लॉन्च किए थे। उस देश का नाम क्या है? सिंगापुर में उन्होंने 3 भारतीय ऐप लॉन्च किए थे। मोदी ने भारत के भीम रुपे वो SBI ऐप को पेश किया था। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड जो है NSDL जो है GDR किससे संबंधित है? GDR से संबंधित है। NSDL भारत में पहली और सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है जिसे अगस्त 1996 में देश के आर्थिक विकास के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों द्वारा स्थापित किया जा सकता है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद GDR डिपॉजिटरी बैंक द्वारा जारी किया जाता है एक प्रमाण पत्र जो विदेशी कंपनियों के शेयर खरीदता है और खाते में उसे जमा करता है। कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO लाने का योजना बना रहा है? ये आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE जो है खुद का IPO लाने की योजना बना रहा है। किस कंपनी ने नोएडा में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री स्थापित की है? वो सैमसंग ने नोएडा में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री स्थापित की है। डैश भारत का द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए भुगतान हस्तांतरण प्रणाली शुरू की गई है। ये भारत QR कोड जो है डिजिटल भुगतान का एक प्रणाली बनाया गया है। हाल के आंकड़ों के मुताबिक भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन है? दूसरा सबसे बड़ा भारत का व्यापारिक साझेदार देश जो है वो संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका सबसे पहले स्थान पर है। भारत का अमेरिका के साथ अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दूसरे स्थान पर जो है वो संयुक्त अरब अमीरात। चीन तीसरे स्थान पर है।
ठीक है। अगस्त 2018 में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते CECA में संशोधन करने के लिए द्वितीय प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। द्वितीय प्रोटोकॉल पर जो हस्ताक्षर करने वाला जो राज्य है वो देश है वो आपका सिंगापुर है। पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में FDI जो है प्रवास सबसे ज़्यादा रही है? FDI जो है सबसे ज़्यादा जो आपका सेवाओं में रहा है। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में आर्थिक विकास का एक प्रमुख वाहक है। देश में आर्थिक विकास के लिए गैर ऋण वित्त एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पिछले 10 वर्षों में भारत में सेवाओं के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवास सबसे अधिक रहा है। पुरातन एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को प्रतिस्थापित करने वाला अधिनियम कौन सा है? वो आपका प्रतियोगिता अधिनियम। ठीक है, मतलब पुरातन एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार मतलब क्या है, मोनोपोली टाइप का जैसे होता था व्यापार, और फिर उसको रोकने प्रतिबंधित व्यापार मतलब बैन टाइप का ट्रेड जो है वो अधिनियम 1969 को प्रतिस्थापित करने वाला प्रतियोगिता अधिनियम 2002 लाया गया था। इस अधिनियम में देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए भारत में व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकने, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा और उसे बनाए रखने के लिए उपभोक्ता हितों की रक्षा करने तथा बाजार में अन्य प्रतिभागियों द्वारा चलाए जा रहे व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए गए। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को वर्ष 2007 में संशोधित कर नए नियमों के साथ समायोजित किया गया। ठीक है, तो 1969 वाला जो कानून था उसको 2002 में उसमें चेंज करके उसको प्रतिस्पर्धा अधिनियम बनाया गया और 2007 में उसमें संशोधन किया गया। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग रिपोर्ट एवं सूचकांक, रिपोर्ट एंड इंडेक्स किससे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। अब एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने चैप्टर जो करा है वो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सा चैप्टर हमने कर लिया है। तो देखिए ये जो टिक किया हुआ है वो हमने कर लिया है। आज हमने क्या किया है, आज हमने इन्फ्लेशन किया है, कैपिटल मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज, पूंजी व्यापार बाजार एवं स्टॉक एक्सचेंज किया है, बजट एवं लोक वित्त, राजकोषीय नीतियां, वित्त आयोग इससे संबंधित क्वेश्चन को करा है, करारोपण को करा है, जनसंख्या एवं नगरीकरण को किया है, गरीबी और बेरोजगारी को किया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को किया है, भुगतान संतुलन और व्यापार समझौते, रिपोर्ट और इंडेक्स से आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप लोगों से बस यही है कि कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए। मतलब परीक्षा की तैयारी में किसी भी स्तर से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप लोग इस तरह का ये रूटीन मेंटेन करिए कि बाकी जो भी कुछ है हम बाकी टाइम में एडजस्ट करेंगे। एक टाइम टेबल जो हमने बना रखा है कि हमको 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे सभी स्टूडेंट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। हमने इतना तय किया है कि हम इतने टाइम हम देंगे पढ़ने में रेलवे के प्रिपरेशन के पर्पज़ से, तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। उसके बाद के टाइम का आप जिस तरह से यूटिलाइज करना है, घूमना है, खेलना है, दौड़ना है, कहीं जाना है, पार्टी मनानी है, आप बेशक करिए, लेकिन एक टाइम जो आपने फिक्स कर रखा है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, तब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अन्यथा हमारे प्रिपरेशन पे प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही मिलते हैं। धन्यवाद।